मेरे प्यारे दोस्तों, यह बेपनाह मोहब्बत कहानी का अंतिम भाग है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कहानी की सारी सीरीज़ बहुत अच्छे लग रहे होंगे। और मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा था कि आपको अगली कहानी कैसी चाहिए। आप मुझे ज़रूर बताइए ताकि मुझे लिखने में आसानी होगी। चलिए हम अब इस कहानी की तरफ बढ़ते हैं। नैना मालती से कहती है, यह तो मालूम नहीं कि इस रात की सुबह हमारे लिए कैसी होगी, लेकिन आज मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आपने जो मेरे लिए किया वह तो अपना भी होता तो नहीं करता। सच है दी, आपकी वजह से ही मैं अपनी बेटी को जन्म दे पाई थी, वरना राकेश के साथ रहती तो मेरी बेटी के साथ मालूम नहीं वो क्या करता। नैना आज काफ़ी इमोशनल हो रही थी। आज उसके दिल का दर्द उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। आंसू बहुत कुछ कहे जा रही थी। थैंक यू दी, आपने मुझे माँ को बहुत अच्छे से संभाला। इस सफ़र में आप हमेशा मेरे साथ रही, हर दुख सुख में साथ रहे। मालती ने उसे गौर से देखकर पूछा, ऐसा क्यों बोल रही हो नैना? आज तुम्हें हो क्या गया है? नैना ने कहा, बस ऐसे ही दी, आज बहुत कुछ बोलने का मन कर रहा है। अपने अंदर इतने राज छुपा के रखे थे कि घुट घुट कर अंदर ही अंदर मरी जा रही थी। मेरी बदकिस्मती कभी मेरा साथ नहीं छोड़ी, अच्छे दोस्त की तरह मेरा साथ निभाई। मेरे पापा मुझे राजकुमारी की तरह पाला पोसा, बड़ा किया और भैया प्रिंसेस की तरह बना के रखा, लेकिन मैं उन दोनों को नहीं बचा पाई। और माँ को कभी सच बताने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैं तो अपनी बच्ची को भी खो दी होती यदि आपका साथ ना होता। हम वहाँ से भागकर कितनी मुश्किलों का सामना करके यहाँ तक पहुँचे। इसी बीच शिमला में मैंने अपनी एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, लेकिन मेरी बदनसीबी की मैं उसके साथ समय नहीं गुजार पाई। उसे अनाथ आश्रम में ही छोड़ना पड़ा। अब तक सोच रहे थे कि राकेश से हम आज़ाद हो गए, लेकिन बदकिस्मती से वह यहाँ तक भी मुझे ढूंढते ढूंढते पहुँच ही गया। मालती ने उसे प्यार से देखकर कहा, नैना, तुम्हारी बदकिस्मती नहीं है, तुम्हारी हिम्मत है जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। अब तुम्हारी बेटी को भी तुम्हें उससे बचाना होगा। हाँ दी, आप सही कह रही हैं, लेकिन थैंक यू मालती दी। एक बार फिर आपकी वजह से ही मैं अपने सिद्धार्थ से मिल पाई, उसे देख पाई कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहेगा। दी, आप मुझसे वादा कीजिए, चाहे सिचुएशन कैसा भी हो, आप मेरी माँ का, मेरी बच्ची का ख्याल रखिएगा। मालती ने कहा, कैसी बातें कर रही हो नैना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर मालकिन का और हमारी गुड़िया का ख्याल रखेंगे। नैना ने कहा, वह राकेश मेरी बेटी तक पहुंचना चाहता है ताकि वह मुझे मजबूर कर सके, विवश कर सके अपने पास लौटने पर, और फिर वह उस लड़की तक पहुंच जाए, यानी कि आप तक, जिसकी वजह से उसे इतने साल तक जेल में रहना पड़ा। लेकिन इस बार उसकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने दूंगी, क्योंकि इस बार वो एक माँ से टकराने वाला है। मालती ने कहा, तुझे क्या हो गया है? क्यों तू ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है? एक बात और मेरी मान ले, सिद्धार्थ से सब कुछ बता दे, वह ज़रूर समझेगा। जानती हूँ दी कि वह ज़रूर समझेगा, लेकिन राकेश जैसे लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। वह अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी नुकसान पहुँचा सकता है, और मैं यह बिल्कुल नहीं चाहती कि हम दोनों की लड़ाई में सिद्धार्थ या उसके परिवार को कोई भी नुकसान पहुँचे। इसलिए मैं इन सब से सिद्धार्थ को दूर ही रखना चाहती हूँ। मालती ने पूछा, और उसका क्या, जिसको तुम राकेश से बचाना चाह रही थी? उसके बारे में तो सोचो, क्या उसे अपनी माँ की ज़रूरत नहीं है? नैना ने कहा, मेरे लिए भी आसान कहाँ था। कितना दर्द होता है मुझे, मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। अपने जन्मे हुए बच्ची को एक अनाथ आश्रम में छोड़कर आई, मैं उससे मिलने भी नहीं जा सकती हूँ, इस डर से कि कहीं राकेश और उसके आदमी को पता न चल जाए। उसे देख नहीं सकती हूँ। हर रात हर दिन मेरी गोद उसके लिए तरसती है। मन करता है कि उसे अपने सीने से लगाकर बहुत प्यार करूं, लेकिन इतनी बदनसीब हूं कि नहीं कर सकती हूं। मैं अपनी बेटी को इस घिनौने खेल का मोहरा नहीं बनने देना चाहती हूं, नैना मन में कहती है। इसलिए अब मैं कुछ ऐसा करूंगी कि राकेश कभी भी मेरी बेटी तक नहीं पहुंच पाएगा, और ना ही वो कभी आप तक पहुंच पाएगा। 2 दिन बाद राकेश को नैना फ़ोन करती है और उससे मिलने के लिए अपने दिए हुए एड्रेस पर बुलाती है। एक सुनसान जगह जहां आसपास कोई हलचल नहीं था।
किसी का आना जाना नहीं था। वहाँ राकेश नैना से मिलने पहुँचता है। आज वही कयामत की रात थी। राकेश नैना को देख जोर जोर से हंसने लगता है। वह बोला, मैं जानता था कि तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी। पत्नी को विवश करना आसान नहीं होता है, लेकिन माँ, वह तो अपने बच्चे के लिए हर खतरे से लड़ जाती है। इसलिए मैंने एक माँ को ललकारा, क्योंकि मैं जानता था कि तुम अपनी बेटी के लिए जरूर मुझसे मिलने आओगी। ओ नैना, आज मैं जहाँ से तुम्हें देख रहा हूँ, फिर तुम अकेली पड़ गई हो। क्या हुआ? तुम्हारा वो आशिक साथ में नहीं आया? जानता था कि वह नहीं आएगा। चाहे आशिक कितने भी प्यार करने की दावा कर ले, लेकिन अपनी प्रेमिका की बेवफाई वह बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। नैना चुपचाप उसकी बातें सुन रही होती है। नैना, मेरी आखिरी चाल कामयाब हो गया। मैं अब तक तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम्हारे पीछे भाग रहा था, लेकिन एक दिन मेरे दिमाग में एक आइडिया क्लिक किया। सोचा कि प्यासे को कुएं तक पहुंचाने से अच्छा है कि कुआं को प्यासा तक पहुंचा दो। और देखो तुम कैसे दौड़ी दौड़ी मेरे पास आ गई। नैना अपनी चुप्पी तोड़ते हुए पूछे, वाह, बहुत बढ़िया। तुम जब मेरे सामने गिड़गिड़ा कर अच्छे बनने का नाटक कर रहे थे ना, मुझे यह जताने की कोशिश कर रहे थे कि मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी किया है। तुम्हें क्या लगा मैं तुम पर विश्वास कर ली? तुम गिरगिट की तरह रंग बदलने में कितने माहिर हो, मुझसे बेहतर कौन जानता होगा। राकेश, मैं जानती थी कि तुम सिद्धार्थ को सुनाने के लिए यह सब कह रहे हो, क्योंकि तुमने सिद्धार्थ को आते हुए देख लिया था। लेकिन थैंक यू, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। मैं खुद चाहती थी कि सिद्धार्थ मेरी जिंदगी से बहुत दूर चला जाए, जो तुम्हारी वजह से हो भी गया। आज मैं अकेली ही यहाँ आई हूँ तुमसे मिलने, और तुम भी अकेले ही आए हो। क्यों? क्या हुआ? तुम्हारे वफादार कुत्ते तुम्हारे साथ नहीं आए? राकेश बोला, अपनी पत्नी से मिलने आया हूँ, तुम्हारे लिए अकेला ही काफ़ी हूँ। अब चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बताओ मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ छुपा के रखा है उसे? दूसरी तरफ मालती नैना को पूरा घर देखती है, पर नैना वहाँ नहीं थी। वह बार बार नैना को फ़ोन लगाती है, लेकिन फ़ोन नैना नहीं उठा रही थी। उसका मन बहुत घबराने लगता है। उसके पास अब एक ही रास्ता था, सिद्धार्थ को सारी सच्चाई बताना। इसलिए वो सिद्धार्थ के घर चली गई। मालती को देख सभी हैरान थे। उसने कहा, मुझे सिद्धार्थ से मिलना है, प्लीज़, बहुत ज़रूरी है। तभी सिद्धार्थ उसे देख पूछता है, क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों है? नैना ठीक है ना? सिद्धार्थ, नैना का कुछ मालूम नहीं चल रहा है, लगता है कि वो राकेश से मिलने गई है। सिद्धार्थ कहता है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? उसकी ज़िंदगी है और उसके फैसले हैं। यदि वह राकेश के साथ रहना चाहती है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं सिद्धार्थ, तुम फिर से उसे गलत समझ रहे हो। वह राकेश से मिलने इसलिए नहीं गई है कि उसके साथ रहना चाहती है। वह ज़रूर कुछ ऐसा करने वाली है जो उसको नहीं करना चाहिए। उसी वक्त त्रिशा भी वहाँ पहुँच आती है। सिद्धार्थ ने पूछा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे साफ साफ बताइए। मालती ने कहा, वह राज, जो राज वो तुम्हें कभी नहीं बताना चाहती थी, आज मैं तुम्हें बता रही हूँ। उसने सिद्धार्थ को सब कुछ बता दिया। यह सुन सभी शॉक्ड हो गए। सिद्धार्थ त्रिशा से कहा, त्रिशा, मैं जानता हूँ कि तुमसे मैंने यह सारी बातें छुपाई है। मैंने अपने रिश्ते में ईमानदारी नहीं रखा, लेकिन मेरी नीयत कभी खराब नहीं थी। मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करना चाहता था। सोचा था कि सही समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। यह सच है कि मैं नैना से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन हाँ, तुम जब तक मुझे इस रिश्ते से आज़ाद नहीं करती, मैं नैना को अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं ला सकता हूँ। लेकिन एक आखिरी बार उसकी मदद जरूर कर लेने दो। उसके बाद तुम जो कहोगी मैं करूँगा। त्रिशा ने कहा, जाओ सिद्धार्थ, अपनी नैना को बचाओ। मैं तुम्हें अपने रिश्ते से आज़ाद करती हूँ। जया जी ने भी कहा, हम भी चलते हैं साथ में। इधर नैना ने गहरी सांस लिया और बोली, इतनी जल्दी क्या है राकेश? अभी आए हैं, थोड़ा बात विचार कर ले। राकेश, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि तुम्हें अपनी बेटी से कोई मोहब्बत नहीं है। तुम उसके जरिए उस लड़की तक पहुंचना चाहते हो जिसने तुम्हें जेल पहुंचाया था। चलो हम एक डील करते हैं, मैं तुम्हें उस लड़की तक भी पहुंचा दूंगी और तुम्हें तुम्हारी बेटी से भी मिलवा दूंगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें उस रात का सच बताना होगा कि कैसे तुमने मेरे भैया को फंसाया था। राकेश ने कहा, बस तुम्हें यही जानना था? इसके लिए इतना सब कुछ? पहले पूछ लिया होता तो मैं बता दिया होता। चलो कोई नहीं, अब बता देता हूँ। जूली,
हाँ, मैं उसे पहले से ही जानता था। एक ऐसे ही ऑर्केस्ट्रा में ही उससे भेंट हुई थी मेरी। उसके मरने के 1 साल पहले मुझे वो बहुत पसंद आ गई थी, लेकिन वह मुझे अपने हाथ तक नहीं लगाने देती थी। कहती थी कि मेरी मजबूरी है ऑर्केस्ट्रा में नाचना, वरना वह उस टाइप की लड़की नहीं है। बड़े नखरे करती है ऐसी लड़कियां। अरे क्या मजबूरी हो सकती है? जब ऑर्केस्ट्रा में नाच ही रही हो तो कैसी लाज शर्म। सब तो तुम्हें देखते ही हैं, हम थोड़े खोल कर देख लेते। कहती है कि मुझे पाना है तो शादी कर लो। धत, ऐसी लड़कियां मौज के लिए होती है। शादी के लिए तो तुम्हारी जैसी होनी चाहिए नैना, जो आसानी से हाथ ना आए। फिर उसे अपने गांव में जब देखा, जिस दिन तुम्हारी दोस्त संध्या की शादी थी, उसे देखते ही मेरे अंदर काम वासना जाग गया, सिर फिर गया मेरा। इसलिए मैंने उसे गोदाम में बुलाया। वो मुझे पहले से जानती थी, मुझ पर बहुत विश्वास करती थी, इसलिए बिना सवाल जवाब किए मुझसे मिलने वहां आ गई। लेकिन फिर क्या, वही हुआ जिसके लिए उसे बुलाया था, लेकिन वो मर गई। मैं बहुत घबरा गया, डर गया कि यदि मुझे किसी ने उसके साथ देख लिया तो मेरा तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने गांव वालों की आंखों में अपने लिए इज्जत देखी थी, सम्मान देखा था। उसे मैं किसी कीमत पर गंवाना नहीं चाहता था। वहां से मैं भागना चाह रहा था, लेकिन तभी तुम्हारा भाई मुझे आते हुए दिखाई दिया। उस वक्त वह मेरा मसीहा बनकर आया था। मैं वहां से उसकी नज़रों से छुपकर बाहर निकल आया और उसके सामने आ गया। उसने शराब पी रखी थी। वह मुझे देखकर घबरा गया, तो मैंने उसे अपने साथ पीने का ऑफर किया, लेकिन आनाकानी करने लगा। बोला कि नहीं, मेरी बहन नैना को पता चलेगा तो मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी, मुझसे नाराज होगी। जीजू, मैंने ऑलरेडी पी रखा है दोस्तों के कहने पर। लेकिन मैंने उससे कहा, तेरा जीजा हूँ, क्या अपने जीजा के लिए इतना भी नहीं कर सकता है? बेचारा फंस गया मेरी जाल में। मैंने उसकी ड्रिंक में नशे की गोली मिला दी। फिर जब वह बेहोश हो गया तो जूली की लाश के साथ लेटा दिया। उसके हाथों का कुछ निशान जूली के शरीर पर बनाया, और आगे क्या हुआ तुम्हें तो मालूम ही है। और मुझे मालूम था कि यदि पोस्टमार्टम होता तो सच सामने आ जाता, इसलिए मैंने जूली के परिवार वालों को डराया धमकाया, और वो मेरी डर से डर भी गए और पोस्टमार्टम कराने से साफ इनकार कर दिए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम था तुम्हारा भाई, जो अपना जुर्म मानने को रेडी नहीं हो रहा था। मैंने जेल में ही उसे खूब पिटवाया। सोचा कि वो मार की ताप से अपना जुर्म कबूल कर लेगा, फिर मैं उसके खिलाफ चार्जशीट दायर कर आसानी से बच जाऊंगा। लेकिन उसने इतनी मार खाने के बाद भी अपना जुर्म कबूल करने से मना कर दिया, क्योंकि मैं जानता था कि यदि उसको मुझे कोर्ट में पेश करना पड़ेगा तो फिर से इंक्वायरी बैठेगी, फिर से छानबीन होगा और इसमें मैं फंस सकता था। इसलिए मैंने एक और चाल चली। मैंने उसे उस्काया तुम्हारे नाम पर, तुम्हारे मम्मी पापा के नाम पर, ताकि वो आत्महत्या कर ले बदनामी की वजह से। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी वजह से मेरे और नैना के भी रिश्ते खराब हो रहे हैं, जो कि वो कभी नहीं चाहता था। उसने आत्महत्या कर लिया और केस हमेशा के लिए क्लोज हो गया। नैना की आंखें दर्द और गुस्से से लाल हो गई थी। राकेश अपने ही धुन में बेफिक्र होकर अपने सारे राज खोलते ही जा रहा था, और नैना उसकी सारी बातों को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर रही थी। नैना ने अपने चारों तरफ निगाहें दौड़ाई तो एक लोहा का मोटा रॉड उठा उसके सिर पर दे मारा। राकेश दर्द से चीख पड़ा। नैना ने कहा, तुमने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी हवस के लिए, अपने झूठे अहंकार के लिए मेरा हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया। मेरे भाई ने उस गुनाह की सजा पाई जो उसने किया ही नहीं था। पूरे गांव वालों की नज़रों में मेरे पापा का मान सम्मान सब मिट्टी में मिल गया। हम अपने ही घर में अपराधी बनकर रह गए। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली हूँ। तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है राकेश। उसने फिर एक बार उस पर प्रहार करना चाहा, लेकिन खुद का बचाव करते हुए राकेश उसके पेट पर लात मार दिया, जिससे नैना दूर फेंका गई और वो भी फर्श पर गिर गया। दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। सिद्धार्थ, मालती और उसका पूरा परिवार नैना को ढूंढ रहा था। सिद्धार्थ ने अपनी पूरी ताकत और रिसोर्सेज लगा दिया था उसे ढूंढने में। तभी उसे एक कॉल आया और नैना का पता चल गया। सभी उस तरफ अपनी गाड़ी को मोड़ते हैं। राकेश ने कहा, देख नैना, यदि मैं मरूंगा तो तुझे भी नहीं जिंदा छोड़ूंगा। नैना टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली, तुझे मारने के लिए मुझे मरना पसंद है राकेश,
लेकिन तुझे जिंदा नहीं छोड़ सकती हूँ। राकेश ने पूछा, बता मेरी बेटी कहाँ है नैना? तुमने मुझसे वादा किया था कि यदि मैं तुम्हें अपना सच बता दिया तो तुम मुझे मेरी बेटी का पता जरूर बताओगी। नैना बोली, तुम्हारी बेटी? नहीं, वह मेरी बेटी है, तुमसे बहुत बहुत दूर और सुरक्षित है। तुम कभी उस तक नहीं पहुंच पाओगे। रही बात वादे की, तो तुम जैसे शैतान से किया हुआ हर वादा को मैं तोड़ती हूँ। नैना की आंखों में गुस्सा और नफरत भर गई थी, जिसे देख राकेश घबरा गया। नैना का इस रूप का उसने कभी कल्पना ही नहीं किया था। नैना का वह रूप देख उसे माँ चंडी का एहसास हो रहा था। नैना उस पर चिल्लाते हुए बोली, तुझ जैसा महिषासुर का अंत ही मेरा मकसद था राकेश। तुझे यहाँ बुलाने से पहले ही मैं यहाँ पर हर तरह की तैयारियां कर चुकी थी, ताकि तुझे मारना मेरे लिए आसान होगा। लेकिन राकेश जैसे महिषासुर को मारना भी कहाँ आसान था। उसने भी तो खुद को बचाने के लिए और नैना को मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दिया था। दोनों में काफ़ी लड़ाई हुई, दोनों पूरी तरह से जख्मी भी हो गए। नैना खून की उल्टियाँ करने लगी थी। राकेश एक मोटा सा रॉड उठाकर उसे मारना चाहा, तभी पीछे से सिद्धार्थ पकड़ उसे अपने पैरों से मारकर दूर फेंक देता है। नैना की बुरी हालत देख सभी उसे संभाल रहे होते हैं। एम्बुलेंस को कॉल किया गया। सिद्धार्थ का गुस्से से चेहरा लाल हो गया था। उसने राकेश को उठाकर फिर पटका और वह सीधे छर पर जा गिरा, जिससे कि उसके मौके पर ही मौत हो गई। और नैना के चेहरे पर उसकी मौत को देख मुस्कान आ गई। सिद्धार्थ जल्दी से नैना को उठाना चाहा कि नैना ने उसके हाथ को पकड़ लिया। नहीं सिद्धार्थ, प्लीज़ मेरे पास समय नहीं है। सिद्धार्थ कड़क आवाज़ में बोला, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें अस्पताल लेकर जाऊंगा। नहीं सिद्धार्थ, मैंने कहा ना कि मेरे पास समय नहीं है। प्लीज़ मेरी बात सुन लो। त्रिशा, तुम भी प्लीज़ मेरे पास आओ। त्रिशा ने कहा, मुझे माफ़ कर दो नैना, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। मैं तुम दोनों के बीच में आ गई थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। इस बार तुम्हारा प्यार अधूरा नहीं रहेगा। नैना ने कहा, नहीं त्रिशा, तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो? तुम्हारे इन सब में कोई गलती नहीं है, यह तो मेरी किस्मत थी। सिद्धार्थ, मेरी बेटी 2 साल की है। वह शिमला की एक अनाथ आश्रम में है। मालती दीदी को सब कुछ मालूम है। तुम और त्रिशा उसको अपनी बेटी बनाकर पालना। उसे मेरे और राकेश के बारे में कुछ मालूम नहीं होना चाहिए। मुझसे वादा करो तुम दोनों। सभी की आंखें नैना की हालत देख रो रहे थे। एक और वादा तुमसे चाहिए सिद्धार्थ। मेरी माँ, वो भी कम बदनसीब नहीं है। आज वो अपनी बेटी को भी खो दी। तुम उसका बेटा और त्रिशा उसकी बेटी बनकर उसका ख्याल रखना। जैसे भैया का मौत राज रहा उनके लिए, मेरी भी मौत उनके लिए राज ही रहे तो अच्छा होगा। और मालती दी, प्लीज़ उनका भी ख्याल रख लेना, वो बहुत अच्छी है। और सिद्धार्थ, इस मोबाइल में राकेश का हर जुर्म का कबूलनामा है। मेरा भाई निर्दोष है। प्लीज़ मेरे गांव वालों को ज़रूर बताना। और मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं तुम्हें देखते हुए मरना चाहती हूँ। साथ जी नहीं सके, लेकिन मौत तो देखो मेरी कितनी अच्छी है, जो तुम्हें देखते हुए मर रही हूँ। तुम्हारी बाहों में अपना दम को तोड़ रही हूँ। हमारा प्यार हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। सिद्धार्थ की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। त्रिशा, इस जन्म में सिद्धार्थ तुम्हारा हुआ, लेकिन अगले और उससे भी अगले हर जन्म में मेरा होगा। नैना सिद्धार्थ की हाथों को कसकर थाम लिया। मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करती हूँ सिद्धार्थ। यह नैना का आखिरी शब्द था। उसकी मौत पर आज आसमान भी रोया था। हर जर्रा उसके मौत को सजाया था। अपनी नैना को अपने गोद में लिए सिद्धार्थ वहीं बैठा रहा। उसकी हालत देख किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। त्रिशा ने कहा, सिद्धार्थ, नैना से किया हुआ वादा हमें पूरा करना है, तभी नैना की आत्मा को शांति मिलेगी। वह अपना होश खो बैठा था। उसे तो अब तक विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी नैना उसकी बाहों में अपना दम तोड़ दिया, लेकिन अपने नैना से किया वादा उसे पूरा करना था। दोनों आश्रम से उसकी बच्ची लाते हैं, जिसे देख दोनों भावुक हो जाते हैं। नैना की बेटी बिल्कुल नैना की तरह ही थी। घर परिवार सभी नैना की बेटी को अपना लेता है और बड़े प्यार से उसका पालन पोषण करता है।
24 साल बाद एक खूबसूरत सी लड़की, लंबे घने बाल, आंखें बड़ी और गहरी, होठ गुलाबी, चेहरा गोरा, गाल मुलायम, अपने कॉलेज की ऑडिटोरियम में बैठी और उसके सामने उसके फ्रेंड्स इमोशनल हो चुके थे। उस लड़की के हाथ में एक लव स्टोरी बुक जिसका शीर्षक था बेपनाह मोहब्बत, जिसे वो पढ़कर सभी को सुना रही थी। तभी दरवाजे से आवाज़ आई, नैना। उसने अपने चेहरे से बुक हटाया, देखा तो उसकी माँ त्रिशा थी। वो खुशी से चिल्ला पड़ी, मॉम, नैना घर चले? वह बोली, सॉरी, यह आपकी लिखी हुई बेपनाह मोहब्बत पढ़ रही थी और देखो कैसे सभी भावुक हो रहे हैं। त्रिशा बोली, आज मालूम है ना तुम्हारे पापा की बरसी है, उन्हें गए पूरे 15 साल हो गए। नैना उदास होकर बोली, हाँ मॉम, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ है, हमारी याद के रूप में। त्रिशा ने मन में कहा, सिद्धार्थ आज के ही दिन हम सभी को छोड़कर अपनी नैना के पास चले गए थे। वह दोनों जहाँ भी रहे एक साथ रहे, खुश रहे। अब उनकी ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम्स ना आए और मेरी बेटी नैना जो बिल्कुल अपनी माँ की प्रतिबिंब है, उस पर हमेशा अपना आशीर्वाद बना कर रखे। थैंक यू नैना, थैंक यू सिद्धार्थ, मुझे इतनी प्यारी बेटी देने के लिए, जो मेरी ज़िंदगी का सहारा ही नहीं बल्कि मेरी पूरी ज़िंदगी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं फिर एक नई कहानी के साथ आप सभी के सामने हाजिर होंगी। तब तक थोड़ा इंतज़ार कीजिए। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।